हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु त्रिपाठी है और सक्सेस कैफे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सक्सेस कैफे यूट्यूब चैनल पर सीयूईटी की तैयारी के लिए थोड़ी बहुत आपको असिस्टेंस मिलती है। तो मैं आपको लीगल स्टडीज में थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन हम टैकल करें। हमने पहले दो लेक्चर्स में ये देख लिया है कि किस तरीके से मॉड्यूल 1 70% कवर हुआ है, जिसमें हमने कुछ बातों पर ध्यान दिया है। आज हमारा जो टॉपिक है हम मेनली फोकस करेंगे उस पर कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनका रिटायरमेंट एज क्या है और किस तरीके से वो रिटायर करते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक है। इसके बाद हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो मॉड्यूल ऑन 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद वाले वीडियोस में हम थोड़ा एमसीक्यूज रिवीजन करेंगे, जिससे हमारा ये बेस स्ट्रांग हो जाएगा। मॉड्यूल 1 से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और हम उन्हें किस तरीके से टैकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है आज के सेशन में। ये जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पावर भैया किसके पास है। तो ये पावर किसके पास है? तो ये पावर है सुप्रीम। ये पावर है किसके पास? तो ये पावर है प्रेसिडेंट साहब के पास। और प्रेसिडेंट साहब इसका किस तरीके से क्या यूज करते हैं, तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं कि ये पावर का यूज जब करते हैं तो आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में किसी जज का अपॉइंटमेंट होता है तो इसमें क्या होता है कि ये किससे कंसल्ट करते हैं? तो जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या स्टेट में हाई कोर्ट के, उनसे ये क्या करते हैं भैया? कंसल्ट करते हैं। अब जजेस की हम बात करते हैं तो उनके क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन आता है कि उनके पास सिटीजनशिप हो इंडिया का, यानी कि वो इंडिया के सिटीजन हो। और दूसरा आता है कि या वो दूसरा या नहीं, ये भी होना चाहिए 5 साल तक वो क्या हो भैया, किसी हाई कोर्ट के जज हो या किसी दो या ज्यादा हाई कोर्ट के जो सक्सेशन में है उनके क्या हो भैया कि वो जज हो। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो बोला गया कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए कि 10 साल तक हाई कोर्ट या उस कोर्ट के 2 और मोर सक्सेशन में जो हो 10 साल तक वहां पे क्या होना चाहिए? एडवोकेट होने चाहिए। इन केसेस में हम उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और लास्टली बोला गया कि यार डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि लगना भी चाहिए कि हाँ ठीक है, हम उनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उनमें कुछ क्वालिटीज भी है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम सीनियोरिटी के बेसिस पे कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो हमें ये चीज भी देख के चलना पड़ता है कि हम उनका अपॉइंटमेंट कैसे कर रहे हैं और उस अपॉइंटमेंट का बेनिफिट क्या होने वाला है। इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि नीचे के जो भी टॉपिक हैं आपको इजीली समझ आएंगे। यहाँ पे तो कोई इशू है नहीं, यहाँ पे रहने से ही तो कोई इशू नहीं है। चलते हैं ऐसे ही, अभी कंटिन्यू करते हैं या यहाँ कर देते हैं। सही है यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तो आता है हमारे पास क्वालिफिकेशन जो हो गए। इसके बाद हम प्रोसीजर जब देखेंगे तो हाई कोर्ट की भी हम बात करेंगे ना, तो हाई कोर्ट में भी जो प्रोसीजर होता है वो लगभग सेम होता है। आर्टिकल 217 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये प्रिस्क्राइब करता है कि भैया उनको कौन अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट के जज को, तो उनको भी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी अपॉइंट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, गवर्नर ऑफ स्टेट से कंसल्ट करके, और जजेज जो चीफ जस्टिस के अलावा हैं अगर उनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो उसमें जो चीफ जस्टिस जो कंसर्न कोर्ट के हैं उनका भी मतलब राय लेना या ये चीज बहुत जरूरी होता है। तो अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो उनमें तो उनका राय नहीं लेंगे, क्योंकि हम उन्हीं से थोड़ी पूछ सकते हैं कि हम आपको चीफ जस्टिस बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन हाँ, बाकी किसी जजेस जो उनसे लोअर पोस्ट पे रहेंगे, वहां पे लोअर मतलब क्या सीनियोरिटी के बेस पे, तो उनके लिए हम बिल्कुल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका कंसल्टेशन लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। तो ये बहुत इजी है। 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पे हमने किसको पावर दिया है भैया? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट को दिया है कि वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे उस स्टेट के और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें कि भैया डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट में क्वालिफिकेशन होगा, तो जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स होने चाहिए या 7 साल उनका जो एज अ लॉयर बार में प्रैक्टिस हो ये होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है फुलफिल दोनों में से कोई भी, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? वो एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो हमारा करंट प्रैक्टिस क्या है। तो हम जो अभी करंट प्रैक्टिस है वो कॉलेजियम सिस्टम से चलता है। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है भैया? तो यहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उनके साथ वो कंसल्ट करते हैं 4 जो मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अपना रिकमेंडेशन जो होता है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को भेजते हैं। वो क्या करते हैं, वो सेम प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, देन उसके बाद एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि भैया देखो ऐसा ऐसा ये चीज है, इस तरीके से होगा। और इसके बाद वो वहां पे होता है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो जो कॉलेजियम सिस्टम होता है
वहां पे क्या होता है कि भैया एक चीफ जस्टिस होते हैं और उनके साथ साथ क्या होते हैं, दो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो हाई कोर्ट के वो होते हैं वहां पे। और हम सुप्रीम कोर्ट की बात की तो वहां पे एक चीफ जस्टिस, उसके बाद चार जो जजेस होते हैं वो होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को देते हैं, वो क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं उसके बाद कि भैया एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि हाँ ऐसा ये चीज है। इसके बाद अगर चीफ जस्टिस की हम बात करें भैया कि कैसे होता है हाई कोर्ट में, तो वो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना व्यू जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजते हैं। उसके बाद सब जो मटेरियल्स होता है वो चीफ जस्टिस साहब के पास भेजा जाता है। वहां पे वो क्या करते हैं, जो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनके साथ वो कंसल्ट करते हैं, और रिकमेंडेशन जो होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ये सेम चीज क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजती है, और प्राइम मिनिस्टर साहब सेम चीज क्या करते हैं भैया, प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करते हैं, जिससे क्या होता है कि भैया वहां पे हम अपॉइंटमेंट देखते हैं। रिटायरमेंट की बात करें तो अभी करेंटली हाई कोर्ट के जो जजेस का रिटायरमेंट है वो एज ऑफ 62, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज है वो है 65। पर हम बात करें जब रिटायरमेंट की, तो आगे हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे, और जो रिटायरमेंट डिस्ट्रिक्ट जज की होती है वो डिटरमाइन किया जाता है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से, जो अपना कंसर्न गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक बिल है हमारे पास पेंडिंग 114th अमेंडमेंट बिल 2010। ये क्या बोलता है भैया कि जो हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज है उसको 62 से 65 करने की बात कर रहा था। और वहीं पे हमारे पास एक कमिटी आती है, वेंकटा कमिटी। वो सजेस्ट क्या करते हैं 2000 में कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस हैं उनका जो एज होना चाहिए वो 65 से बढ़ा के 68 होना चाहिए। बट ये अभी पेंडिंग में है, अभी ये बढ़ा नहीं है। और 62 एज भी सफिशियंट है अगर हाई कोर्ट की हम बात करें तो, मेरा अपना ओपिनियन है। और 65 जो है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आप एक अच्छे वक्त तक वहां पे काम कर रहे हैं, और 65 के बाद या तो जो यूथ है उनको भी मौका दो आप काम करने के लिए, और आपको भी थोड़ा आराम का जरूरत है, क्योंकि एक ही लाइफ है, आप कितना दिन ही काम करोगे। 65 एज आज के टेन्योर में काफी अच्छा एज माना जाता है जो हम बात करें, क्योंकि हमारी जो सर्किल 100 एज की होती है वो तो अब कम हो चुकी है। अब मान लो कि हम रिटायरमेंट की बात करें 62 65, लेकिन क्या बीच में अगर कुछ गलत काम हो जाता है या कहीं से कुछ इश्यू आता है, तो क्या हम उनका रिटायरमेंट कर रिमूवल कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम उनका रिमूवल कर सकते हैं, लेकिन उनका रिमूवल बहुत सिंपल रिमूवल नहीं होगा। उस रिमूवल प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे अप्लाई होता है। हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो इंक्वायरी मेड की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, जिसके बेसिस पे हम उनको रिमूव करेंगे। अगर हाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तब उस ग्राउंड पे हम उनको रिमूव करेंगे। अब ग्राउंड क्या है, तो सबसे पहले प्रूवन मिसबिहेवियर, अगर कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको काम बोला गया वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनको इश्यू आ रही है। या दूसरा चीज है इनकैपेसिटी, अब लग रहा है कि वो काम करने के लायक नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ब्राइबरी वगैरह में केसेस बार बार आने लगे, कहीं प्रूफ हो गया, ये सब चीज। तो इन सब केसेस में हम क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। अभी तक हम बात करें इम्पीचमेंट की, तो अभी तक जो इम्पीचमेंट है हुआ नहीं है किसी का। हुआ क्या था, एक बार ऐसा सिनेरियो भी बना था कि एक हमारे जो जज साहब थे उनपे क्या किया गया था कि प्रोसेस इनिशिएट किया गया था, लेकिन उसी बीच में वो क्या किए थे, वो खुद अपना रेजिग्नेशन दे दिए थे। तो अभी तक के टेन्योर में, मतलब जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक आज तक किसी जजेस का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। जो लगता भी है कि हाँ ऐसा कुछ बनता है, लेकिन जब तक कुछ प्रूफ नहीं होगा ऐसा हम कर नहीं सकते हैं, सिर्फ एक मेयर एलिगेशन पे, और जो कि अनप्रूव्ड है, इलॉजिकल है, तो इस ग्राउंड पे हम ये काम करेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में। देखो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक लीगल डॉक्ट्रिन है, एक प्रैक्टिस है, जो कोर्ट क्या करती है, एग्जामिन करती है, रिव्यू करती है किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के किसी एक्ट की। कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, अगर देखा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर के अकॉर्डिंग में नहीं है, हम उनको क्या करेंगे भैया, जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और जितना पार्ट नहीं है वैसा उसको हम देख करेंगे, उसको चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। हम अदर कंट्रीज में बात करें तो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू उसका पावर थोड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में है। जैसे हम यूके की बात करें तो वहां पे क्या है भैया कि कोर्ट के पास ये ऑथोरिटी नहीं है कि जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के द्वारा अगर कुछ एक्ट बनाया गया, रूल्स बनाया गया, तो उसको नॉलिफाई कर दे या इनवैलिडेट कर दे। तो उनके पास ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उनके जो कोर्ट में पावर है थोड़े रिस्ट्रिक्टिव पावर है।
हम बात करें जब जुडिशियल रिव्यू के स्कोप की शुरुआत में, तो हम तीन चीजों पर फोकस करते थे। सबसे पहला फोकस क्या था? फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन, क्योंकि आप जानते हो कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में जब आपको पावर में आपको ये राइट मिला है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली जा सकते हैं, तो इन केसेस में आप देखते हैं कि भैया सबसे जो हमारा जरूरी मुद्दा आता है वो आता है आपके फंडामेंटल राइट्स का। उसके बाद आता है मैटर कंसर्निंग द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। हम सेंट्रल स्टेट के बीच में देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर काम कर रहा है किस तरीके से कर रहा है, जो रूल्स बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, क्या इन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं या किस तरीके से काम कर रहे हैं। और लास्टली है जो हमारा एग्जीक्यूटिव एक्ट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से क्या फेयरनेस रह रहा है। तो शुरू में हम इनिशियली इन तीन ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब इसका भी दायरा बढ़ने लगा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो बहुत सारे और कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स है जहां पे हम जुडिशियल रिव्यू देख सकते हैं कि भैया अब प्रैक्टिस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले यही तीनों ग्राउंड थे, लेकिन अब देखा जाता है प्रैक्टिकलिटी में कि और ज्यादा ग्राउंड हो चुके हैं। क्विक रिवीजन एक बार हम कर लेते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा क्योंकि बहुत ज्यादा देखो डीप में मैं भी नहीं जा रहा हूँ, और आपसे भी बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़िए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट्स आप देखोगे तो प्रैक्टिस सेट्स में ये क्वेश्चन ठीक रहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन का पैटर्न आता है प्रिंसिपल एसोसिएशन वाला, वो इंपॉर्टेंट होता है और वो इजी भी होता है, क्योंकि उसमें आपको क्या है कि प्रिंसिपल दिया रहेगा, उसके बाद कंडीशंस दिए रहेंगे, वहीं पे स्टेटमेंट्स को करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है, तो वो आपके लिए बिजी होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करते हैं। आप भी अपना स्क्रीन से नजर हटा लो, बस माइंड अपना ओपन रखना। मैं भी स्क्रीन से अपना नजर हटा लेता हूँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे तो ये है, हमको कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो किस तरीके से प्रेसिडेंट साहब कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस से। उसके बाद जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में भी यही सिनेरियो देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरीके से हमारे जो स्टेट या जो गवर्नर साहब होते हैं वो किस तरीके से जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनसे रिकमेंडेशन लेके कंसल्टेशन करके वहां पे क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। हम रिटायरमेंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वहां पे क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। उसके आगे हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या है, 62 ईयर्स ऑफ एज है। रिकमेंडेशन 14th अमेंडमेंट बिल जो है वो पेंडिंग में है, वो क्या बोलता है 62 से 65 कर दिया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल 62 है। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट एज जो है वो 65 है। रिमूवल कैसे होता है, तो रिमूवल के दो ग्राउंड से, सबसे पहला ग्राउंड क्या है कि प्रूवन मिसबिहेवियर, अगर कुछ ऐसा लगता है कि भैया आप मिसबिहेव कर रहे हैं, और दूसरा आता है भैया इनकैपेसिटी, अगर आप लगता है कि इनकैपेसिटी है, कुछ ऐसा प्रूफ हो जाता है, उस कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, और ये बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। आज तक के टेन्योर में, अभी तक मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक ये क्या हुआ था, ऐसा इम्पीचमेंट का सिनेरियो नहीं बना है। एक बार बना भी था बट वो पूरा नहीं हो पाया था। तो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो आज कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक क्या करिए भैया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि देखो भैया तुम्हारा ये लेक्चर हमको पसंद नहीं आया, समझ ही नहीं आया, तुम क्या पढ़ा दिए, हमको फिर से बता दो, मैं फिर से आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, टाइम कम है, बट हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर करें और एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहो, तैयारी करो जम के, कोई इशू नहीं है। ऑल द बेस्ट।